नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। कांग्रेस ने बनाई मौजूदा सरकार के 250 घोटालों की सूची। भाजपा के फर्जीवाड़े के दिए 4 बड़े परिणाम। भाजपा की बदौलत प्रत्येक व्यक्ति पर है 40,000 करोड़ का कर्ज। जीडीपी घट रही है, ये कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद बढ़ रहा है। सकल घरेलू उत्पाद का ग्रोथ रेट 20% से कम है और वहीं कर्ज की ग्रोथ में 15% की बढ़ोतरी हुई है। राजस्व की 10% ग्रोथ रेट है। सरकार दे जवाब, राजस्व घटा तो कैसे बढ़ा जीडीपी। आज प्रदेश में 4,00,000 करोड़ का है कर्जा और जंगल राज से जनता परेशान है। राजस्व प्राप्ति की ग्रोथ रेट 10% है और जीएसडीपी 20% बढ़ती दिख रही है। सम्मानित पत्रकार साथियों, आप सभी का इस सभा का तैयार है। इन्होंने आरोप लगाया कि जीडीपी बढ़ा हुआ दिखाकर के जो कर्ज ले रहे हैं उसका वो दुरुपयोग कर रहे हैं कि ठेकेदारों को ठेका देकर के और कमीशन दे रहे हैं। क्या ये सच है? मैंने बिल्कुल खुलकर अपनी पत्रवार्ता में भी यही बात करी है। पत्रकार वार्ता में मैं सीना ठोक कर कहती हूं कि अगर आपने 2 से 2.5 लाख करोड़ का जीडीपी ज्यादा दिखाया है, जबकि आपकी राजस्व प्राप्तियां नहीं बढ़ी, जबकि आपका कर्जा बढ़ा है, तो वो पैसा कहां गया? वो पैसा उस पैसे ने किस चीज का सृजन किया है? तो हम क्यों ना बोले कि ये घोटाला भाजपा के बड़े नेताओं की जेब में गया है। बिल्कुल, मुझे इसको कहने में कोई गुरेज नहीं है। इस तरफ कौन? आप रुक जाइए, मेरा साथी, हम प्रेस वार्ता कर रहे हैं। बताइए। हाँ, बोलिए, आप बोलिए, सवाल पूछिए। आप सवाल पूछिए। विच वन? हाँ, I don't think any country, I don't think any state in India has reported a positive growth in double digits after COVID. It's not that the growth rate fell. The growth rate went into negative, which means that the total domestic production actually contracted. If you look at the quarter which ended after the COVID in India, there was minus 23% GDP growth rate, which means GDP did not go up, but GDP sunk further down. And I think that is very important. How on earth can Madhya Pradesh claim that they grew at 19%? If this is not playing with figures, then I wonder what is. Because this is what is playing with figures, this is what is playing with data. How on earth can Madhya Pradesh be the outlier when every other state in the country reported negative GDP? And it was going to be negative. When there were lockdowns, when factories and offices were shut, productivity did go down. There was no production happening. There was very limited buying happening. Who on earth can believe that Madhya Pradesh actually clocked in growth rate of 19%? So I say it with all honesty and with all responsibility and whatever insight I have into economy, that this is an absolutely erroneous claim that the Madhya Pradesh government has made, and they need to be answerable for this fictitious data. Thank you very much. Thanks very much for your questions. We can सवाल आपका, आप सभी पत्रकार आप बैठ के बोलिए।
आपने अच्छा सवाल पूछा है और मैं चाह रही थी कि मुझसे कोई फ्रीबीज शब्द जरूर यूज करे, और मुझे पता है कि मीडिया में और दूसरी तरफ से ये कहा जाता है, इसको भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर जन कल्याण को रेवड़ी बोलते हैं, लेकिन जो रबड़ी चम्मच से प्लेट में परोस कर अपने मित्र को खिलाते हैं उसके बारे में कोई जिक्र नहीं होता है। तो अगर जन कल्याण रेवड़ी है तो वो रेवड़ी और बटेगी, और रेवड़ी और रबड़ी की इस जीत में जीत तो रेवड़ी की होगी। जन कल्याण को रेवड़ी बुलाने वालों को जनता अच्छा सबक सिखाएगी। आपने एक बहुत प्रबुद्ध सवाल पूछा, और वो सवाल ये है कि जब इतना कर्जा है तो इस तरह की जो जन कल्याणी योजनाएं हैं वो कैसे आएंगी? कर्जा क्यों लिया जाता है? अगर एक व्यक्ति 20,000 रुपए का कर्जा लेता है, छोटा सा व्यवसाय चलाता है, तो वो अपने व्यवसाय में लगाता है, उससे उसका आशय होता है कि व्यवसाय बढ़ेगा। अगर कोई बड़ी इंडस्ट्री 30-40 हजार करोड़ का कर्जा लेती है तो वो नई मशीनें ऑर्डर करती है, अपना उत्पादन बढ़ाती है, वो लोगों को नौकरी देती है, थोड़ा ज्यादा काम बढ़ता है उसका। सरकार कर्ज क्यों लेती है? सरकार कर्ज या तो जन कल्याण के लिए लेती है, या सरकार कर्ज लेती है जो निवेश करा सके, जिससे अर्थव्यवस्था सुगढ़ हो, जिससे रोजगार के साधन निर्मित हो सके। 4 लाख करोड़ का कर्ज की मैं बात कर रही हूं, जिसमें से 1 लाख करोड़ का कर्ज 1 साल में लिया गया है। ठेले का निवेश नहीं आया है। निवेश के नाम पर रिपोर्ट कार्ड में नील बटा सन्नाटा है। हमारी और इनकी अप्रोच में यह अंतर है कि हम इस कर्ज से निवेश लाएंगे, हम इंटरनल एक्रूवल्स करेंगे, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जो सुचक्र होता है अर्थव्यवस्था का, कंजम्पशन लीड्स टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट लीड्स टू जॉब्स, जॉब्स लीड टू मोर कंजम्पशन एंड ग्रोथ, वो वापस शुरू हो। अगर आज किसान की कर्जा माफी होती है तो वो किसान ऋण से मुक्त होकर उसके हाथ में ज्यादा पैसा ठहरेगा, जिसको से वो कंजम्पशन करेगा, जिसको वो उपयोग करेगा, और उससे सुचक्र अर्थव्यवस्था चलेगी। कर्जा लिया गया लेकिन निवेश नहीं किया गया, तो ये पैसा गया तो गया कहां, ये सवाल है। सवाल है कि ये कर्ज लेने के लिए हमारी राष्ट्रीय प्रवक्ता आईटी विभाग की प्रमुख सुप्रिया सुले जी हैं। वो जबलपुर गए थे, जबलपुर में उन्होंने मीटिंग की, उसके बाद उनके जो जिला अध्यक्ष हैं प्रभास साहब, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन्होंने फ्लोर बोर्ड की उनको आपने उनसे बात की तो नाराज कर रहे हैं, कैसे? ऐसा है कि जब विनाश काल आता है पास में, तो सबसे पहले अंतर कला जबरदस्त दिखती है। आप लोगों ने कभी सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी के राज्य के प्रभारी की उपस्थिति में दंगा, लात, घूसे चलेंगे, गंदी गंदी गालियां दी जाएंगी? ये इनके पतन की निशानी है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, उनके नेता, उनका शीर्ष नेतृत्व ये अच्छी तरह से जानते हैं कि यहां से सरकार जाने वाली है और 24 में भी झोला उठाने का वक्त आने वाला है। आपने एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात करी, मैं उस बात में 2 बात जरूर जोड़ना चाहती हूँ। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को पिछड़ों का हितैषी बताती है नहीं, वो अलग बात है। जिस व्यक्ति ने इस्तीफा दिया वो उनके जिला के पिछड़े प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, पिछड़े वर्ग से आते हैं। तो मुझे आप ये बात बताइए कि ये किसका भला करने गए थे? क्यों इतना लात घूसा चल रहा है? क्योंकि जो शासन है वो खत्म होने का वक्त आ गया है। I'll take one more question from तो फिर नहीं, आपका सवाल फैक्चुअली गलत है और मैं उस सवाल से सहमत नहीं हूं, और इसलिए सहमत नहीं हूं। इसका जवाब दे दूं या पहले आपका सवाल ले लो? इनका जवाब दे देने दीजिए। मैं आपके सवाल से सहमत नहीं हूं क्योंकि आपके सवाल की प्रमाइस ही गलत है, और इसलिए गलत है क्योंकि मेरा यह मानना है, जहां के भी आंकड़े उठाकर देख लीजिए, जिस भी राज्य ने जातिगत जनगणना कराई है, बिहार में भी आंकड़े आए हैं, अगर वहां पर पिछड़ों की, दलितों की और आदिवासियों की जनसंख्या मिलाकर एक साथ 84% है, तो क्या उनको अधिकार नहीं मिलना चाहिए? क्या उनका प्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिए? और जैसे कि मेरे नेता कहते हैं, सिंपल बात है, आपके पैर में मोच आ गई, अब वो टूटा है पैर या नर्व उठी है ये तो एक्सरे ही बताएगा। तो वो जातिगत जनगणना जो है
वो एक्सरे है जो दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। मुझे लगता है 2023 के भारत में कौन कितने पर खड़ा है और उसका कितना प्रतिनिधित्व है। यह शर्म की बात है कि जिस देश में अमूमन 60% पिछड़ा वर्ग है, सचिवों में सिर्फ और सिर्फ 3 सचिव 90 में से पिछड़े वर्ग से आते हैं। यह शर्म की बात है कि IITs में मात्र 4% पिछड़े वर्ग से आते हैं प्रोफेसर। यह शर्म की बात है कि IIM में मात्र 6% प्रोफेसर पिछड़े वर्ग से आते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 4% से कम है। क्यों? क्या इनके अंदर प्रबुद्धता कम है? क्या इनके अंदर दिमाग कम है? क्या इनके अंदर इनको मौके नहीं मिले? और मुझे लगता है जातिगत जनगणना उन मौकों का मार्ग प्रशस्त करेगी। मैं पहले एक महिला से सवाल लूंगी, फिर आऊंगी।